बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट सेट का सेक्शन बी जो है उसको डिस्कस करते हैं और उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नॉट यूज़ वाटर एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फॉर कैपेसिटर इवन दो इट हैज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। हम पानी को कैपेसिटर्स के इन बिटवीन एज एन इंसुलेटर इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके बावजूद हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें पता है या आपको पता होना चाहिए कि इंसुलेटिंग मीडिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स का रोल क्या है कि उसमें प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन होता है और उस पोलराइजेशंस की वजह से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स बढ़ जाती है। अब वाटर इज़ नॉट अ सॉलिड, इज़ अ लिक्विड, तो उसके मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो लिहाजा बेशक उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर पोलराइजेशंस का अमल तो होगा, लेकिन वो चूँकि एक जगह के ऊपर वो स्टैटिक नहीं होते, लिहाजा वो जो नेट इफ़ेक्ट बनना है और वो इफ़ेक्ट ये होता है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को वीक कर देता है। पोलराइजेशंस का इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को वीक कर देता है। लेकिन पानी के अंदर पोलराइजेशंस के बावजूद मॉलिक्यूल्स एटम्स आर नॉट स्टैटिक, लिहाजा वो जो नेट फील्ड बनता है, रिवर्स फील्ड, जिसने एक्सटर्नल फील्ड को वीक करना है वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते जो कि सॉलिड मटेरियल्स की मदद से किया जा सकता है। दूसरी बात, फिर पानी की लीकेज का भी हर वक्त जो है वो यकीनन ख़तरा मौजूद है, तो ये भी एक नुक्ता हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसकी वही है कि मॉलिक्यूल, वाटर्स मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग, सो द इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन इन द एटम्स ऑफ द वाटर्स मॉलिक्यूल्स we cannot achieve that very result which is achieved by placing any solid material between the plates of the capacitors. तो second question है what is the effect of media on the electrostatic force between the two charges? दो charges may be similar, may be opposite, या वो रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करते। तो जब हम कोई मीडिया अदर देन एयर या वैक्यूम हम दो चार्जेस के दरमियान में प्लेस करेंगे तो फोर्स कम हो जाती है, फोर्स कम हो जाती है। और कितने टाइम? एप्सिलॉन और टाइम फोर्स जो है वो कम हो जाती है। और असल उसका इफेक्ट क्या होता है, असल चीज़ क्या है? वही बात जो पहले क्वेश्चन में आ गई कि पोलराइजेशंस का अमल होता है, मीडिया के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दे बिकम्स पोलराइज्ड, उससे जो एक फील्ड बनता है वो एक्सटर्नल फील्ड को वीक कर देता है। तो जब फील्ड वीक हो जाता है तो फोर्स भी कम हो जाती है। लिहाजा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडिया अगर हम प्लेस करते हैं बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाती है और एप्सिलॉन नॉट टाइम कम हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डज नो करंट pass through the galvanometers in a balanced Wheatstone bridge although the two keys in the circuit are closed? Balanced bridge का मतलब potential across the end of the galvanometer is same या equal, potential equal तो फिर potential difference zero. That's why no current will flow through the galvanometers when the bridge is balanced. और बैलेंस्ड कंडीशंस क्या है, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। जब ये रेजिस्टर्स की रेशियो जो ब्रिज बना रही हैं बराबर हो जाती है तो उस वक्त ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गैल्वानोमीटर इज ज़ीरो। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो देन पोटेंशियल विल बी सेम अक्रॉस द एंड ऑफ द गैल्वानोमीटर्स एंड नो करंट will flow through the galvanometers. So this is the reasoning. Question number 4 में explain why does terminal potential difference of a battery decrease
Why does terminal potential difference of a battery decrease when current drawn from it is increased? Whenever a battery is connected in the circuit to supply the current, तो उसकी जो इक्वेशन बनती है Vt is equal to E minus IR. This is the basic equation of the working of the battery. So when that is supplying current, then the potential difference, which we call terminal potential difference, is equal to EMF minus IR. So mathematically it is very clear from these equations, when current increases, then terminal potential difference will decrease, because EMF is a constant parameter of the battery. So that's why when current passing through the circuit supplied by the battery increases, IR increases, and that's why terminal potential difference, value of the terminal potential difference decreases. Question number 5 है a rectangular coil of 100 turns and 500 into 10 power minus 4 meter square carrying current 2 amperes is placed in a uniform magnetic field of 10 Tesla. Find the maximum torque applying on the coil. तो इसका डेटा, ये मैथमेटिकल सवाल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका पार्ट 5 का जो डेटा होगा वो कलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स 100, एरिया 500 इंटू 10 की पावर है -4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैरिंग करंट 2 amperes. I is 2 ampere is placed in a uniform magnetic field of 10 Tesla. B is equal to 10 Tesla. Then we have to find the maximum torque NIAB cos alpha. If alpha is 0, cos 0 1 और torque maximum होगा, and that is equal to NIAB. So the number of turns 100, current is 2, area 500 10 per minus 4, and B is 10. B is 10. 2 2 4 5 2s are 10 into 10, that is 100 Newton meter is the value of the torque, maximum torque acting on the coil. ये मैंने कैसे किया सुन लो. There are 2 zeros, 4 zeros, 10 पर प्लस 4, जो -4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 5 बचा, 2 बचा 10 और into 10, that is 100 Newton meters. That is the value of the maximum torque that is acting on the coil. Question number 6, why is cyclotron not suitable to accelerate the neutrons? Cyclotron is an accelerator for the charged particles. Since neutron is a neutral particle, that's why it cannot be accelerated by means of the cyclotron or any other accelerator like linear accelerator, betatron, and this is what we call cyclotron. So neutron cannot be accelerated by means of any type of accelerator, even the cyclotron. Question number 7 में, how is the mutual inductance of the pair of the coil affected when separation between the coils and number of turns of the coil is increased? Mutual inductance between the two coils depends upon the geometry of the coils, number of turns हैं of both, area of cross section, media, separation between the coils or orientation of the coils, mean how these are placed. तो अब क्वेश्चंस के मुताबिक नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, सेपरेशन भी है. अब वो कहता है कि अगर हम सेपरेशंस को बढ़ाते हैं और सेपरेशंस को भी बढ़ाते, तो सेपरेशंस बढ़ाने का मतलब है कि उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कम होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ती है. तो एक पैरामीटर से बढ़ रही है और दूसरे पैरामीटर से म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो कम हो रही है. लिहाजा एक ही रेट से हम बढ़ा रहे हैं, मतलब एक को मैं करूं डबल कर रहे हैं, दूसरी को हम कह रहे हैं वो भी डबल कर रहे हैं. तो एक के बढ़ाने से बढ़ रही है, दूसरे के बढ़ाने से अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो रही है, तो दोनों को अगर हम एट ए टाइम
चेंज कर रहे हैं और इक्वली चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स. There will be no change in the mutual inductance of the coils. इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8. Calculate the potential difference between the wings of the jet plane induced by its motion normal to the earth magnetic field. Potential difference calculate करना है between the wings of a jet plane induced by its normal motion to the earth magnetic field. The total speed, total span of the wing is 50 meters and speed is 600 meters per seconds. Question number 7 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है across the wings of a jet plane induced by the normal motions to the earth magnetic field. The total span, total length of wings is 50 meters और speed of jet जो है this is 600 meters per second और magnetic field strength जो है earth magnetic field strength this is 0.3 Gauss, this is 0.3 into 10 per minus 4 Tesla. तो potential difference this is equal to motional EMF is equal to VBL. So the V is 600 into B is 0.3 into 10 per minus 4 और length है 50. So the answer is equal to 310 per 4 into 0.3 10 per minus 4 into, ठीक हो गया. Then these will be cancelled. Our answer is 0.9 volts. 0.9 volt is the potential difference across the ends of the wings of the jet when that is moving at this speed across the earth magnetic field. Question number 9 है, क्वेश्चन नंबर है 9 और डिमांड है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस एंड देयर यूनिट्स. म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ across the secondary is equal to delta IP by delta T, then M is equal to, that is mutual inductance is equal to the ratio between induced EMF across the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil. Mutual inductance between the primary and secondary coil is equal to the ratio between the induced EMF across the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil. Unit is Henry, so the mutual inductance will be 1 Henry if current is changing at the rate of 1 ampere in 1 second, and in response of this change voltage across the secondary coil is 1 volt. If the current is changing at the rate of 1 ampere in 1 second in the primary coil, and in response of this change induced EMF across the secondary coil is 1 volt, then mutual inductance between the primary and secondary coil is 1 Henry. Now we define the self inductance. According to formula, induced EMF across the coil is equal to the rate of change of current in the same coil. If we change the current at certain rate in the coil and observe the effects in the same coil, then this is what we call self induction, or this constant of proportionality L capital, that is the self inductance. This is equal to the ratio between induced EMF over rate of change of current in the same coil, that is self inductance is equal to the ratio between the induced EMF across
any coil, ratio between the induced EMF across the coil to the rate of change of current in the same coil, and again unit is Henry, or 1 Henry is the self inductance when the current is changing at the rate of 1 ampere in 1 seconds. मसलन करंट 1 सेकंड के अंदर 10 से 11 हो जाए तो ये चेंज होगा 1 एम्पियर्स का इन 1 सेकंड, और उसके रिस्पांस में वोल्टेज कितनी बने, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 हेनरी. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 हेनरी. Question number 10. What will be the net power loss through pure capacitor and inductors? We know that the formula for power loss across capacitor and inductor is given by power loss, जिसको हम power dissipated भी कहते हैं. फार्मूला है VI cos theta. Since angle theta between the voltage and current is 90 degree, so the power loss VI cos 90 is equal to VI, और cos 90 जो है 0 होता है, is equal to 0. So the power loss AC power loss across the capacitor and inductors in both, that is 0. Power loss across the capacitor and inductor is 0. Now question number है 11 कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन MRI मशीन वाई. हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, पहले तो इसे क्लियर करना चाहिए कि व्हाट वी मीन बाय हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स. ऐसे कंडक्टर दैट बिकम सुपर एट वेरी हाई टेम्परेचर. तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यूट्रियम बेरियम ऑक्साइड shows zero resistance at 164 Kelvin. This is a high temperature superconductor and that is used in MRI. तो क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है और पावर लॉस भी ज़ीरो हो जाता है, जिससे MRI मशीन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है. दिस इज़ द रीज़न टू यूज़ द सुपर कंडक्टर इन द MRI मशीन. क्वेश्चन नंबर 12 है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट डज इट मीन्स? फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू conduction band is 1.1 electron volts. Energy required for the electron to move from valence band to the conduction band is 1.1 electron volt. इसका ये मतलब हुआ. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 13, और 13 क्या कहता है? एक्सप्लेन व्हाई is common emitters configuration widely used in amplifier circuit. common emitters configurations की importance क्या है? सबसे पहली बात कि इसके अंदर वोल्टेज गेन भी होता है और साथ साथ करंट गेन भी होगा. एज अ रिजल्ट पावर गेन भी होगा. जब हम ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं एज अ कॉमन एमिटर्स तो आउटपुट वोल्टेज भी हाई होती है, मीन वी गेट वोल्टेज गेन. आउटपुट करंट IC भी ज़्यादा हो जाती है, मीन करंट गेन भी हमें अवेलेबल होगा. और दोनों की वजह से फिर हम तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पावर गेन भी होगा इन कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशन. दैट्स व्हाई common emitters configuration is widely used as an amplifier circuit in daily life. फिर क्वेश्चन है नंबर 14 है in photoelectric effect why does all emitted electron not possess the kinetic energy of maximum value? Kinetic energy of photoelectron is given by HF minus phi naught. Phi naught क्या है? वर्क फंक्शन. लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस.
अब ये है टोटल एनर्जी जो फॉल कर रही है ऑन द मेटल सरफेस और इसमें से माइनस वर्क फंक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ एनर्जी हमेशा यूज हो जाती है टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस इज व्हाट वी कॉल वर्क फंक्शन। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंसिडेंट एनर्जी से हमेशा कम होती है। तो उसमें भी खैर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी के भी ज़रूर होते हैं, कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमने फार्मूला लिखा है उसका यही कंसेप्ट दिया जाता है कि किसी भी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन मीन लीस्ट एनर्जी जो यूज़ हो जाएगी टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसके बाद बाकी जो बचेगी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो दैट्स वाई जे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑल emitted electrons not possesses the kinetic energy of maximum value। इसके बाद when is Compton shift maximum, when is Compton shift maximum, we know that क्वेश्चन नंबर है ये 15 है, Compton शिफ्ट का सवाल है और Compton shift is lambda dash minus lambda is equal to h over m naught c into 1 minus cos theta। If theta is 180 then cos 180 is equal to minus 1 और Compton shift is equal to h over m naught c into 1 plus 1 हो जाएगा। This is equal to 2h over m naught c। It means Compton shift will be maximum if the incident photon rebounds। इसके बाद है show that de Broglie wavelength lambda is equal to h over 2 mve। क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16, de Broglie wavelength is given by lambda is equal to h over momentum since kinetic energy half m v square is equal to q delta v या v naught e। This is m square v square by 2m is equal to v naught e। This is p square by 2m v naught e। p square is equal to 2m v naught e, then p is equal to 2m v naught e का अंडर रूट। दैट्स वाई lambda is equal to h over 2m v naught e। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन excited atom are greater in number than normal atoms। Population inversion mean excited atoms are greater in number than normal atom and this is achieved by the introduction of metastable state। क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन है कि व्हेन यू swallow an alpha particle and beta particle which would be more dangerous to you। निगल लेने के बाद अल्फा पार्टिकल इज मोर डेंजरस, इसलिए कि असल मसला जो होता है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती। तो एक्सटर्नली तो अगर कोई सोर्स पड़ा हो तो अल्फा पार्टिकल्स इतना डेंजरस नहीं होगा, लेकिन जब हमने उसको निगल लिया है तो अब तो वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन गया है। दैट्स वाई अल्फा पार्टिकल जो है दैट इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू अल्फा एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर है 19, डिफरेंशिएट बिटवीन हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया इन पार्टिकल्स को। तो इन दो फैमिलीज में हेड्रॉन्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं और लेप्टॉन्स लाइटर पार्टिकल्स हैं। हेड्रॉन्स के अंदर आर दोज
in which strong nuclear forces exist. For example, proton and neutrons are called hadrons, or lepton are those in which electromagnetic forces exist. For example, electron and positrons are called leptons also. और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन उसने दिया है, long straight wire is bent into a circular loop of radius 0.05 meters. A long straight wire is bent into circular loop of radius 0.05 meter. 20th question. A straight conductor is bent to form a circle of radius 0.05 meters. If an ammeter shows 2 ampere current, 2 ampere current जो है that is flowing through this wire, then compute the magnetic field around it. B is equal to mu naught I upon 2 pi r. This is the formula for the straight conductors जिसमें से ये करंट पास कर रही है. तो this is 2 10⁻⁷ and current is 2 divided by r is 0.05 and this is 4 by 5 into 10⁻⁵. This is 0.8 10⁻⁵, 8 10⁻⁶ Tesla. That is the value of B in this case.